आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजुअल होगी। अगर विजुअल है तो मुझे कंफर्म करें चैट बॉक्स में। स्क्रीन विजुअल है, वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कल सर्च इंजन के बारे में समझा था, सर्च इंजन क्या होते हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे टूल है ऑनलाइन जो कि आपके क्वेरी को सर्च करता है एंड आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। मैंने वो सारा चीजें बता दिया था कि कैसे कोई भी सर्च इंजन वर्क कर रहा होता है। आपके जो भी वेबसाइट होते हैं उनको इंडेक्स करते हैं। जब भी कोई पर्सन क्वेरी सर्च करता है तो उस क्वेरी को वो अपने डेटाबेस में चेक करता है। ओके, कि कौन कौन से वेबसाइट पे ये क्वेरी अवेलेबल है एंड फिर उन वेबसाइट्स को आपको शो कर रहा होता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हमने कल की क्लास में देख रखा है। अब चलते हैं जो हमारे मेन सर्च इंजन है जो कि गूगल है। गूगल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओके, ये है क्या, कब इसे फाउंड किया गया था। ओके, इनके क्या क्या अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज गूगल। ओके, तो ऑब्वियसली इट इज अ सर्च इंजन। ओके, बट गूगल इज द वर्ल्ड्स लीडिंग सर्च इंजन। ओके, ये जो है लीडिंग सर्च इंजन है। मैंने कल बताया था 91% जो मार्केट है इसने कैप्चर कर रखा है। कितना? 91% मार्केट इसने कैप्चर कर रखा। बाकी याहू, येंडेक्स, ओके, बिंग, ये सब बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं 9%, उनमें ये सब आते हैं। ओके, 91 जो है वो गूगल के पास है। नोन फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट एंड एक्यूरेट रिसर्च रिजल्ट। ओके, ये किसके लिए फेमस है? तो इट इज फेमस फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। यहाँ पे आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो आपको देखो आप कितना फास्ट आपको रिजल्ट मिलता है। मैं जाता हूँ गूगल पे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, एकदम फास्ट मुझे रिजल्ट मिल गया। कहाँ कहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है। ओके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत फास्ट डिलीवर करता है एंड एक्यूरेट भी होते हैं। देखो, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे विकीपीडिया को ओपन करता हूँ तो विकीपीडिया को मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफी एक्यूरेट आपको आंसर कर रहा होता है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं गूगल को कब फाउंड किया गया था, गूगल कब से स्टार्ट हुआ, कब इसे बनाया गया था। तो बात करते हैं। तो फाउंडेड इन 1998। ओके, गूगल को 1998 में फाउंड किया गया था। इसे इस समय बनाया गया था। दो पर्सन थे, दोनों पर्सन नाम क्या है? लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन। ये दो पर्सन थे जिन्होंने मिलकर गूगल की स्थापना की थी, गूगल को बनाया था। कब बनाया था? तो 1998। नाम याद रखेंगे, लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन। क्या है? लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन कब किया गया था? 1998 में। ओके, Google has grown into the global tech giant offering a wide range of internet service। अब देखो, गूगल सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन तो ये लीडिंग है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि आपको काफी सारे लाइक कि इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि जीमेल की बात करें तो गूगल आपको जीमेल भी प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग गूगल सीट की बात करें तो आपको गूगल जो है एक्सेल पे वर्क करने के लिए भी प्रोवाइड करता है टूल। ओके, डॉक्यूमेंट की बात करें, गूगल डॉक्यूमेंट जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट, वो गूगल का है। तो गूगल के पास काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि जीमेल हो गया, यहाँ पे गूगल मैप हो गया है जहाँ से कि हम लोग किसी लोकेशन को फाइंड करते हैं। गूगल ड्राइव जो कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए। एंड देन यूट्यूब, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो सर्च कर लेते हैं, जो भी वीडियो आपको फाइंड करना होता है। तो इतने सारे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो और भी काफी सारे सर्विसेज मिलेंगे। जैसे गूगल सीट हो गए, गूगल डॉक हो गए। ओके, ये तो गूगल अपना सर्च इंजन है। मैप हो गए, यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल न्यूज, जीमेल, गूगल मीट। आपको अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप गूगल मीट का यूज करते हैं। और आपको गूगल चैट करने हैं, ओके, तो चैट का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, जैसे व्हाट्सएप का हो गया। तो ऐसे यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन है। गूगल कॉन्टेक्ट की आप अपने कॉन्टेक्ट को यहाँ पे सेव कर सकते हो। ड्राइव का ऑप्शन है, कैलेंडर है, गूगल ट्रांसलेट, फोटो,
देख लो कितने सारे ऑप्शंस है। गूगल शॉपिंग, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जेमिनाई जो गूगल का एआई है वो, फाइनेंस में आपकी हेल्प करता है चीजों को मैनेज करने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। दिख रहा है आपको गूगल एड्स, गूगल पासवर्ड मैनेजर, यूट्यूब म्यूजिक आपको दे रहा है, गूगल फॉर्म, गूगल स्टोर, गूगल एड। ओके, चलो। तो गूगल अपने चीजों को काफी एक्सपेंड करता है। ओके, पहले वो सिर्फ सर्च इंजन था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन के साथ साथ वो काफी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, हर एक चीज का अल्टरनेटिव गूगल के पास है, इतना समझिए। ओके, गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट मैनेज इट्स एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो। देखो गूगल का एक अपना पेरेंट कंपनी भी है। ओके, कैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का एक पेरेंट कंपनी है मीटा। ओके, वैसे गूगल जो है, गूगल का पेरेंट कंपनी क्या है, अल्फाबेट। ओके, तो वही इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, एडवर्टाइजिंग को, बिजनेसेस को। ओके, सबको मैनेज कौन करता है, अल्फाबेट टेक्नोलॉजी जो है वो गूगल के सारे सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है। ओके, चाहे वो गूगल सर्च इंजन हो, चाहे वो गूगल एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो गूगल स्लाइड हो, गूगल डॉक हो, सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, अल्फाबेट। ओके, ये इसका पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी समझते हैं ना क्या होता है, कि एक बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर काफी सारे वेंचर्स होते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पेरेंट कंपनी। जैसे फेसबुक हो गए, जैसे व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, तो ये सब एक एक इंडिविजुअल कंपनी है। एंड इन इन सबकी एक पेरेंट कंपनी है जो कि है मीटा। सेम उस तरीके से गूगल की भी है। ओके, चलो। When was Google founded? Google was founded in Menlo Park, California on September 4. ओके, इसे कब फाउंड किया गया था, तो 4 सितंबर को 1998 में इसे फाउंड किया गया था। यहाँ पे भी लिखा हुआ 1998। ओके, तो अब एग्जैक्ट डेट याद रखे, September 4 1998 में कहाँ फाउंड किया गया था, तो मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ओके, यहाँ पे इसे बनाया गया था। चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी टूल कब इससे बनाए गए थे। देखना ध्यान से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल इज ऑल्सो डोमेन। डोमेन के बारे में सबको पता है, डोमेन क्या होता है। ओके, वेबसाइट का नेम। अगर मैं यहाँ पे जाके क्रोम पे google.com सर्च करता हूँ, तो ये गूगल की जो वेबसाइट है, आप समझ लो। ओके, वो आपके सामने ओपन होके आ जाती है, राइट। तो अगर ये एक डोमेन है, तो इसे भी तो कभी ना कभी परचेज किया गया होगा, राइट। चलो हम लोग देखते हैं कि इसे कब परचेज किया गया था। तो मैं आपके साथ एक टूल शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप किसी भी डोमेन नेम की हिस्ट्री आप देख सकते हो, कि उस डोमेन नेम को कब परचेज किया गया था, कब एक्सपायर होने वाले हैं। ओके, वो सब देख सकते हो। आप लोगों को ऐसा टूल पता है जिसमें कि आप ऐसे चीजों को देख सकते हैं कि कोई भी डोमेन कब परचेज किया गया था, कब एक्सपायर होने वाले हैं, ये सब आपको हिस्ट्री पता चल जाए। ऐसे किस टूल के बारे में आप लोग जानते हो, एनीवन? नहीं, चैट बॉक्स में बताया। क्या आप लोग जानते हो ऐसे किसी भी टूल के बारे में? ओके, चलो कोई नहीं। सो आपको यहाँ पे आना है गूगल क्रोम पे, एंड यहाँ पे सर्च करना है whois.com। whois.com। ओके, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से कि आप किसी भी डोमेन नेम के बारे में जान सकते हैं। ये देखो, वेबसाइट का नेम ध्यान रखें, whois.com। क्या नाम है, whois.com, राइट। चलो, अब यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा एंटर डोमेन और आईपी। आपको यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम एंटर करना है, कोई भी डोमेन नेम, और जिसकी भी हिस्ट्री आपको देखना है। ओके, तो आप, हम लोग अभी गूगल को देख रहे हैं, तो मैं google.com एंटर करता हूँ यहाँ पे, google.com। ओके, एंड एक बार एंटर प्रेस करते हैं। सो नाउ यू कैन सी, डोमेन जो था ये कब रजिस्टर किया गया था, google.com 1997 को ही रजिस्टर किया गया था। कब, 1919 15 सितंबर 1997 को ये किया गया था। ओके, एंड ये एक्सपायर कब होने वाले हैं आप वो भी देख सकते हैं। ओके, एक्सपायर जो है ये 2028, 2028 को ये एक्सपायर हो जाएंगे। 14 सितंबर 2028 को ये एक्सपायर हो जाएंगे। ओके,
बाकी सारे नेम सर्वर कौन कौन से नेम सर्वर से कनेक्टेड है, इनके सर्वर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इनके नेम सर्वर से मिल जाती है। ओके। नीचे और भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि कहाँ से इसे रजिस्टर किया गया था। ओके। रजिस्ट्रेंट का कॉन्टेक्ट। ओके। वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो किसी भी डोमेन नेम को आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ कि जीनमेट को कब परचेज किया गया था, जीनमेट.com, तो यू कैन सी, ये देखो, रजिस्टर्ड ऑन 2022। ओके, 2022 को इसे रजिस्टर किया गया था। कब किया गया था? 2022 को रजिस्टर किया गया था। एंड एक्सपायर कब होंगे ये? 2030 को एक्सपायर होगा। ओके। रजिस्टर किया गया था 2022 को, बीच में इसे एक बार रिन्यू किया गया था, 2025 को ही रिन्यू किया गया था। ओके। 2025 में इसे रिन्यू किया गया था। ऑलराइट। तो आप ये भी चीजों को देख सकते हो, किसी भी डोमेन नेम को आपको देखना तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो हम लोग आते हैं बैक अपने गूगल के ऊपर। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गूगल वॉज फाउंडेड इन मेनलो पार्क कैलिफोर्निया ऑन 4 सितंबर 1998। ओके। 4 सितंबर 1998 को यहाँ पे इसे फाउंड किया गया था। लेकिन इसके डोमेन नेम के तो कुछ और ही दिख रहे हैं, google.com। यहाँ पे डोमेन नेम कुछ और यहाँ बता रहा है कि इसे कब रजिस्टर किया था। 1997 को रजिस्टर किया गया था, 15 सितंबर को। एंड यहाँ पे 4 सितंबर को दिख रहा है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 15 सितंबर को डोमेन परचेज किया गया था। ओके, 15 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ डोमेन परचेज किया गया था। लेकिन ये जो कंपनी है जब लॉन्च हुई, जब फुल फ्लेंज में लॉन्च हुई, तो ये कब हुआ? 4 सितंबर को लॉन्च हुए हैं। ओके। 15 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ डोमेन परचेज किया था, एक साल पहले। एंड एक साल लगा इन्हें पूरी चीजों को, सिस्टम को बिल्ड करने में। एंड देन दे फाइनली लॉन्च इट ऑन 4 सितंबर, ओके, 1998। चलो, ये दोनों जो पर्सन थे, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये दोनों एक पीएचडी के स्टूडेंट थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट थे, जो कि ये समझ रहे थे चीजों को, टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। ओके, दैट्स तो सब लोग बस नाम याद रखें। अगर मैं फ्यूचर में कहीं पूछूं कि कब फाउंड किया गया था, तो डेट एंड इन दोनों पर्सन का नेम, इनके फाउंडर का नेम आपको याद रखना है। ओके, लैडी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में, कि गूगल कैसे रैंकिंग को डिफाइन करता है। ओके, कि कौन से कीवर्ड को ऊपर लाना है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट है। ओके। फिर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम, विकीपीडिया। ओके। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम फिर से आ गया। ओके, एडोबी का वेबसाइट आ रहा है। तो इतने सारे जो वेबसाइट आ रहे हैं, तो गूगल ने कैसे समझा, गूगल को कैसे समझ में आया कि कौन सी वेबसाइट को ऊपर रखना है, कौन सी वेबसाइट को नीचे रखना है। विकीपीडिया को इसने नीचे रख रखा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को इसने ऊपर रख रखा है, एडोबी.com को इसने 4th नंबर पे सेंड किया हुआ है, डिस्प्ले कर रहा है। तो ये कैसे डिफाइन करता है? ऐसा तो नहीं कि रैंडमली जैसे ही मन हुआ वैसे दिखा दिया। ओके। तो इसके कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ फैक्टर्स बने हुए हैं, कि अगर आप इन सारे फैक्टर्स पे खड़े उतरते हैं तो ही आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। ओके। जो जितना रूल फॉलो करेगा वो उतने ऊपर आएंगे। तो इस रैंकिंग को डिफाइन कौन करता है? गूगल के एल्गोरिदम्स। गूगल के जो भी एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, उन रैंकिंग को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि द गूगल एल्गोरिदम इज a complex system used by Google to retrieve data from its search index and deliver the most relevant search for a query। मैंने क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। चलो अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अपने कीवर्ड में, डिजिटल मार्केटिंग पटना। नाउ आप देखो, मैंने क्या सर्च किया था? डिजिटल मार्केटिंग इन पटना। तो अब सबसे रेलिवेंट जो क्वेरी होगा, मतलब कि ऐसे वेबसाइट जो कि डिजिटल मार्केटिंग पटना के बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं, वैसे वेबसाइट को ये टॉप में लाकर रख रहा है। ओके। डिजिटल मार्केटिंग पटना, देखो सब में होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना विथ 100% जॉब प्लेसमेंट। ओके। इस तरीके से आपके रिजल्ट दिखते हैं। फिर यहाँ पे इसने कैसे जस्ट डायल के ऊपर किया। ओके। एजी किया, मीडिया को कैसे इसने ओपन किया। ओके। पीआईडीएम को कैसे इसने थर्ड प्लेस दिया। तो वो सब चीजें गूगल एल्गोरिदम जो होती है वो
डिफाइन कर रही होती है। ओके, इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड कैलकुलेशंस दैट डिटरमाइन हाउ वेबसाइट आर रैंक्ड इन गूगल सर्च रिजल्ट। ओके, ये जो गूगल एल्गोरिदम है वो कुछ नहीं है, बस सेट ऑफ रूल है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, जो जितना रूल को फॉलो करेगा वो उतने टॉप में आएंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने क्या किया है, सर्च इंजन है तो लोग सभी लोग चाहेंगे कि इस सर्च इंजन पे मेरी वेबसाइट टॉप में रैंक करे। तो रैंकिंग डिफाइन करने के लिए किसकी रैंक, किसको हम लोग टॉप में रैंक करेंगे, तो गूगल ने क्या किया है, अपने कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं। गूगल ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, यूनिक, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, कीवर्ड, आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स होने चाहिए। तो ऐसे करके गूगल ने काफी सारे लाइक रूल्स बना के रखे हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गूगल ने अपने अब काफी सारे रूल्स बना के रखे हुए हैं। अब जो जितने रूल को फॉलो करता है उनकी वेबसाइट उतने टॉप में आती है। अगर मैं XYZ.com एक वेबसाइट है जो कि गूगल के हर एक रूल को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, गूगल के हर एक रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को टॉप में रैंकिंग देगा फर्स्ट। ओके, इसे फर्स्ट रैंकिंग देगा। लेकिन यहीं पे कोई वेबसाइट है ABC.com, ये गूगल के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ये गूगल के कुछ रूल को फॉलो करता है, कुछ रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब मैं जितना कर रहा हूँ ना उससे थोड़ा सा कम कर रहा है। लाइक कि उसके वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेट सपोज कि एक मैं फैक्टर लेता हूँ कि बाकी सारे रूल को वो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी जो वेबसाइट है ABC.com वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अब गूगल देखकर इसे क्या करेगा, सेकेंड रैंकिंग यहाँ पर देगा। ओके, क्योंकि गूगल के जो रूल है उनको इसने फॉलो नहीं किया। ऑलराइट, चलिए क्यू को और भी हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लास के मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर कैसे बनते हैं, जो क्लास के मॉनिटर होते हैं, तो जो टीचर होती है वो देखती है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सारी चीजों को समझ रहा है, उनकी बात कौन मान रहा है, एंड वैसे ही वो उसे मॉनिटर बनाते हैं। राइट, उनकी रैंकिंग आती है। सेम तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आप गूगल के रूल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल बी ऑन द टॉप। ओके, नहीं तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको रैंकिंग नहीं देगा। ठीक है, चाहे आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लो, कितने भी कंटेंट डालो, लेकिन गूगल के जो भी एल्गोरिदम्स है, जो भी रूल्स है, इफ यू डोंट फॉलो देम रूल्स, ओके, तो वो आपको रैंकिंग नहीं दे रहा होगा। ओके, चलो, तो काफी सारी चीजें हैं गूगल के एल्गोरिदम में शामिल। जैसे कि सबसे पहला है रेलेवेंस ऑफ कीवर्ड। ओके, लोग जो सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग पटना, तो आपको अपनी वेबसाइट पे उस तरीके के कंटेंट यूज करने होंगे एंड दिखाने होंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग पटना के ऊपर ही कंटेंट लिख रहे हो। आप लोग जो सर्च कर रहे हैं एंड आपके कंटेंट दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ देखो, मैंने जो सर्च किया है एंड मुझे जो रिजल्ट मिला है, तो दोनों तो सेम ही है, डिजिटल मार्केटिंग इन पटना, दोनों सेम है। ठीक है, ये देखो, जो भी वेबसाइट आप ओपन करो, जो भी रैंक होके टॉप में आए हैं, उन सबकी वेबसाइट आप ओपन करके चेक करो, तो मैंने जो सर्च किया था ना उसी के रेलेवेंट आपको ये दिखाई देता है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग पटना ही आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट बारी आती है पेज की क्वालिटी की। ध्यान से देखना, गूगल के एल्गोरिदम्स में क्या क्या चीजें आती है। ओके, ये हम लोग समझ रहे हैं अभी। गूगल के रूल में मेन मेन चीजें क्या है। सबसे पहले तो कीवर्ड की रेलेवेंसी, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। सेकंड, पेज की क्वालिटी, आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो पेज है, उससे आपको काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करने हैं। एंड क्वालिटी कैसे इंप्रूव होते हैं पेज की, तो सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपने जो कंटेंट लिख के रखा हुआ है, ओके, आपने जो भी कंटेंट लिख के रखा हुआ है, आप उस कंटेंट को इनहेंस करो, ऑप्टिमाइज करो। जैसे ये एड टू फोर दिया हुआ है, तो इसने जो भी कंटेंट लिख के रखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट इसने लिखा है, जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उनका वो क्वालिटी वाला है। ओके,
इंक्लूडिंग ओरिजिनलिटी, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी मतलब क्या होता है कि आप कहीं से कॉपी ना करो, किसी दूसरे, ऐसा नहीं कि आप कंटेंट लिख रहे हैं, पेज बना रहे हैं, तो आप गए किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी कर लिया आपने, एंड दैट्स इट, आपने अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, तो वो तो डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। तो इसे नहीं करना है। अथॉरिटी वाली वेबसाइट बनाने हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा अथॉरिटी ये सब कैसे चेक करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, ये सब हम लोग बातें कर रहे हैं। एंड फिर आती है ट्रस्ट वर्दीनेस। ओके, तो पेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने का ऑप्शन आपके पास काफी सारे तरीके होते हैं। अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो लिख रहे हो वो मैटर करता है। बाकी हर एक चीज से ज्यादा मैटर कौन करता है? आपके कंटेंट, कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो गई। ओरिजिनलिटी, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्थीनेस, दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। प्राइमरी हमारा जो चीज है वो क्या है? कंटेंट है। ओके, चलिए, तो गूगल के एल्गोरिदम में एक और आप टर्म ऐड कर ले, बैकलिंक्स। अब बारी आती है बैकलिंक्स की। तो बैकलिंक मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू अ पेज। मतलब कि आपके पेज को कितने लोग रेफर कर रहे हैं, आपके पेज को। बैकलिंक मतलब क्या होता है, समझाता हूँ मैं भी। लेट सपोज कि आप एक कंटेंट बना रहे हो, या फिर थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपने एक दुकान खोल के रखी हुई है। ओके, आपने एक दुकान खोली हुई है। अब 10 लोग, मैं एक नया कस्टमर हूँ, एंड मैं लोगों से पूछता हूँ कि भैया इस एरिया में अच्छी दुकान कौन है। ओके, एंड वो 10 लोग आपकी दुकान को रेफर कर रहे हैं कि आप इस दुकान पे चले जाओ। जैसे कि देखो, आपने एक स्टोर ओपन किया है। ओके, आपके कस्टमर पहले से, बाकी सारे कस्टमर आपके हैं। ओके, 10 कस्टमर आपके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कस्टमर आपके पास अभी बने हुए हैं। मैं एक नया कस्टमर हूँ। ओके, मैं आता हूँ एंड आप सबसे पूछता हूँ कि भाई इस एरिया में एक अच्छा दुकान कौन सा है। तो इस 4 नंबर वाले ने बोला कि आप इस वाले दुकान पे चले जाओ। इस दुकान का मैं एक नाम देता हूँ, XYZ। ओके, फोर्थ नंबर ने क्या कहा कि आप XYZ पे चले जाओ। फिर मैंने 3 से पूछा कि इस एरिया में अच्छी दुकान कौन है, इसने ही बोला कि आप XYZ पे चले जाओ। ओके, तो ऐसे करके मैंने जितनों से पूछा, सबने मुझे बोला कि आप XYZ दुकान पे चले जाओ। ओके, इस दुकान पे चले जाओ। तो मेरे माइंड में भी ऐसा आएगा ना कि यस, अब 8 लोग मिलकर एक ही दुकान को रेफर कर रहे हैं, एक ही दुकान के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये दुकान सच में बढ़िया है। ओके, ये दुकान सच में बढ़िया है, एंड इस दुकान की अथॉरिटी जो है वो काफी बढ़ गई मेरे नजर में। ओके, मी एज ए कस्टमर यहाँ पे देख रहा हूँ कि 10 लोग मिलकर एक ही दुकान को बता रहे हैं कि ये दुकान सही है, ये दुकान अच्छा है। ओके, तो मेरी नजर में तो उस दुकान की वैल्यू बढ़ गई। अब सेम यहाँ पे आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ओके, बैकलिंक मतलब क्या होता है? बैकलिंक मतलब होता है कि 10 लोग, 20 लोग, मतलब कि काफी सारे वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं अपने लिंक लगाकर। जैसे कि 4-5 एग्जाम्पल लेता हूँ, 4-5 वेबसाइट है जिसने क्या कर रखा है, अपने कंटेंट में आपकी वेबसाइट को मेंशन कर रखा है। इसने क्या लिखा? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इसने लिख रखा है। ओके, पूरा कंटेंट लिखने के बाद इसने क्या किया, आपके डोमेन नेम को इसने ऐड कर दिया, आपकी वेबसाइट के यूआरएल को इसने ऐड कर दिया अपने कंटेंट में। ओके, यहाँ पे इसने यूआरएल को ऐड कर दिया। ओके, डिजिटल मार्केटिंग वाले। सेकेंड वेबसाइट है जो कि एसईओ के बारे में लिख रहे हैं, या फिर ये भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही लिख रहे हैं। कंटेंट पूरा लिखने के बाद इसने भी क्या किया, आपकी ही वेबसाइट के यूआरएल को इसने एंटर कर दिया अपने कंटेंट में, रेफर कर रहे हैं कि आपको और भी जानने हैं तो आप इस वाले वेबसाइट पे चले जाओ। थर्ड वेबसाइट है, ये भी सेम प्रोसेस कर रहा है, कंटेंट लिखने के बाद आपके यूआरएल को यहाँ पे एंटर कर दे रहा है। ओके, मतलब कि आपको रेफर कर रहा है, इनके जो ऑडियंस है उनको बता रहा है कि आप इस यूआरएल को विजिट करें, इस वाले वेबसाइट को विजिट करें। ओके, अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो। अब देखो, 4 लोग मिलके आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं, आपकी ही वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं, XYZ.com। ओके, तो अब समझो कि जो यूजर होगा, जो हर जगह देख रहा है, यूजर की बात छोड़ते हैं, जो गूगल है, गूगल तो हर एक वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो देखा कि इस वेबसाइट पे भी XYZ.com है, इस वाले पे भी XYZ.com है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे कि XYZ.com को मेंशन किया गया है।
अब गूगल की नजर में तो आपकी अथॉरिटी काफी अच्छी हो गई कि यस, यहाँ पे XYZ.com पे कुछ ना कुछ तो अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। ओके। हम्म। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि आप किसी भी दूसरे वेबसाइट को रेकमेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैकलिंक कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बैकलिंक कहते हैं। ओके। एंड बैकलिंक काफी अच्छा होता है। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट है, एसईओ आप कर रहे हो, तो आपको बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने यूआरएल को सबमिट करना पड़ता है कि भाई आप अपने पेज पे मेरे वेबसाइट को दिखाओ। ओके। जैसे ये एक वेबसाइट है फर्स्ट नंबर की, तो मैं जाऊंगा फर्स्ट नंबर पे, इसे बोलूंगा कि आप मेरे वेबसाइट का लिंक जो है अपने पेज पे लगा दो। ऐसे तो कोई नहीं लगाता है कि क्यों ही लगाएंगे अपने वेबसाइट पे किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक। लेकिन हम लोग समझने वाले कि ये सब कैसे बनाते हैं बैकलिंक। ओके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक कैसे वर्क कराता है, कैसे आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। यहाँ तक मुझे एक बार बताएं चैट बॉक्स में, आर यू ऑल क्लियर? बैकलिंक से कैसे हमारी वेबसाइट को सपोर्ट मिल रहे होते हैं, हेल्प मिल रहे होते हैं? सभी लोग क्लियर है? ओके। सिंपल है। अगर 10 लोग एक ही चीज को रेकमेंड करें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी होगी। तो 10 वेबसाइट अगर एक ही वेबसाइट को, किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं, तो डेट मीन्स कि वो वेबसाइट काफी अच्छी है, उस पे कंटेंट होंगे अच्छे खासे। ओके, बस इतना समझना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब गूगल के एल्गोरिथम में एक और हम लोग चीज ऐड कर रहे हैं, यूजर के एक्सपीरियंस को, जिससे हम लोग यूएक्स भी कहते हैं। ओके, यूआई यूएक्स। तो यूजर के एक्सपीरियंस में क्या चीज है यहाँ पे, फैक्टर्स लाइक पेज की। अब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस में तो ये चीज हो सकती है ना कि आपकी वेबसाइट कितने जल्दी लोड हो रही है, वेबसाइट की स्पीड क्या है, लोडिंग स्पीड टाइम क्या है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं है। ओके, ये भी आप लोग समझ लेते हैं। जैसे देखो, मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ। जस्ट मिनट। हम्म। जैसे कि मैं किसी वेबसाइट पे अभी जा रहा हूँ। ओके। लाइक डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया था, ये ad24.in जो लिखे हुए हैं। ओके, ये एक वेबसाइट है। चलो मैं देखता हूँ कि क्या ये वेबसाइट अच्छी है, मतलब कि यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। ओके। अब यूजर फ्रेंडली कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी लोडिंग स्पीड चेक करते हैं कि क्या ये जल्दी लोड हो रहे हैं। तो यस, ये काफी जल्दी फास्ट लोड हो रहे हैं। ओके। अब सेकेंड चीज ये भी देखी जाती है कि जो नेविगेशन है, अगर मुझे किसी चीज पे क्लिक करना है तो क्या वो इजीली क्लिक हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करना है, तो क्या मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, तो यस, ये अच्छे से हो रहा है। अगर मैं किसी दूसरी चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई चीज स्लाइडर बना हुआ तो स्लाइड में कर रहा हूँ, तो क्या वो हो रहे हैं। ओके। तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा माना जाता है। अब देखो, मैं इसे मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करता हूँ कि क्या मोबाइल में ये कंटेंट सही से दिखेंगे इसके। तो आप देखो, अगर मोबाइल में आप इसे ओपन करते हो तो मोबाइल में इस तरीके से आपको वेबसाइट दिख रही होती है। ये देखो, तो मोबाइल में भी सही दिख रहे हैं, इसके यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छे हैं। तो ये बातें होती है आपके गूगल एल्गोरिथम में, ये भी चेक किया जाता है कि क्या आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, स्पीड अच्छी खासी है या नहीं है, इजी ऑफ नेविगेशन है या नहीं है, मतलब कि आप कहीं पे अगर किसी को जाना है, ओके, किसी दूसरे पेज पे मूव करना है, तो क्या वो इजीली मूव हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि 10 बार क्लिक करने पे एक बार क्लिक हो रहा है। ओके। तो इसे यूजर का एक्सपीरियंस कहते हैं। ओके। चलिए, तो गूगल एल्गोरिथम में नया टॉपिक आप ऐड करो, फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखे गए हैं, चाहे वो एक सिंगल हेडलाइन ही क्यों ना हो, ओके, तो वो कंटेंट फ्रेश होने चाहिए। फ्रेशनेस मतलब हाउ रिसेंटली द कंटेंट वाज पब्लिश्ड और अपडेटेड, मतलब कि जैसे कि अगर आपका कंटेंट आउटडेटेड हो चुका है, मतलब बहुत पुराना हो चुका है, तो आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन चल सकते हैं हमेशा के लिए, वो आप सेम ही कंटेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको अपडेट करते रहना होगा समय के साथ साथ। ओके। क्योंकि मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ।
गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, अगर आपने उसके बारे में वेबसाइट बना के रखा हुआ है, जैसे कि देखो ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फास्ट, एक वेबसाइट है फास्ट जॉब करके, या फिर आप सबने नाम सुना होगा सरकारी रिजल्ट.com। आप सबने कभी ना कभी नाम तो सुना होगा। यहाँ पे क्या होते हैं कि आपको न्यू जॉब की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी, लाइक अगर कोई जॉब है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, रिजल्ट आ रहे हैं, एडमिट कार्ड मिल रहे हैं, ओके, तो उन सब की यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। तो अब देखो इनके पेज पे काफी सारे लिंक्स अपडेटेड है, ओके। अब ऐसा करके एक बार इसने ऐड करके छोड़ दिया होता है, ओके, तब तो इनके साइड चलती नहीं। तो इसे हमेशा यहाँ पे रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ता है, अपने कंटेंट को चेंज करना रहता है। अब मान लेते हैं कि कोई स्कीम इसने अपने वेबसाइट पे ला दी, ओके, कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, बाद में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जाके उस स्कीम में कुछ डेट चेंज कर दिया कि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट और ले रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड चीजें वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आपको भी अपने वेबसाइट पे आके उसे चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो इससे हम लोग कहते हैं फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट, ओके। आपका कंटेंट जो है वो फ्रेश हो, आउटडेटेड ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये गूगल के कुछ कुछ एल्गोरिदम्स है, कुछ कुछ रूल्स है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, तो ये काफी कम है अभी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है गूगल के बारे में, ओके। इसके क्या क्या एल्गोरिदम्स है, क्या क्या रूल्स है इसके, ओके, वो सब हम लोग अभी समझने वाले हैं। अभी बेसिक बस इतना समझे, ये 5-6 रूल जो भी मैंने आपको बताया इतना याद रखना है, ओके। इन्हीं पे बेस होगा, जितने भी रूल्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं पे बेस होने वाले हैं, ओके। बट इतना याद रखें फिर। चलिए, अब देखो गूगल के एल्गोरिदम जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, ओके, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू यूजर। जैसे देखो गूगल के एल्गोरिदम के काफी सारे अपडेट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे मेजर अपडेट की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग गूगल की अपडेट देखें, दो 1900 कब इसे फाउंड किया गया था, ओके, उससे अगर हम बात करें तो ये काफी सारे अपडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, ओके। 1998 को इसे फाउंड किया गया था। तो उसके बाद देखिए काफी सारे अपडेट्स इनके एल्गोरिदम में, इनके रूल्स में काफी सारे अपडेट आए हैं, चेंज किया इसने अपने रूल को। सबसे पहला जो मेजर चेंज था, ओके, छोटे छोटे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, लेकिन मेजर चेंज की बात करते हैं जब बहुत बड़ा रूल चेंज होता है, ओके, तो वो सबसे पहले आया था 2011 में। कब आया था? 2011 में आए थे, जिससे हम लोग पांडा अपडेट कहते हैं। इसका नाम ही था पांडा, ओके। ये जो अपडेट आया था इसका नाम क्या था? पांडा अपडेट, जो कि 2011 में आया था। कितने साल बाद? 1998 में इसे फाउंड किया गया था। तो उसके बाद 13 साल हो गए इस अपडेट को आने में, ओके। 13 साल बाद इसने एक अपडेट लाया एंड इसे नाम दिया गया पांडा, ओके। अब इसमें क्या रूल चेंज हुए तो ध्यान से समझे। टारगेटेड लो क्वालिटी कंटेंट, thin content and sites with high add to content ratio, okay, aimed them reward high quality content, okay। देखो इसने क्या किया, ऐसे कंटेंट जो कि लो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्वालिटी नहीं है, ऐसे कंटेंट जो कि बहुत कम कंटेंट है, ओके, 100-200 वर्ड्स का कंटेंट उसने लिख दिया है बस, ओके। ऐसे कंटेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, एडवर्टीजमेंट एडसेंस के लिए अपने कंटेंट को लिख रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट को वहां पे टारगेट किया गया, ओके। 2011 में ऐसे कंटेंट को फाइंड किया गया कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ लो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, छोटा छोटा कंटेंट लिखते हैं, ओके, एंड बस एडसेंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे वेबसाइट्स को फाइंड करके उन्हें रैंकिंग कम की गई उनकी, उनको ऐसा समझो कि उनको पनिश किया गया कि आप नीचे जाओ, आपको ऊपर नहीं रहना है। एंड ऐसे कंटेंट जो कि हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एम करके उन्हें रिवॉर्ड किया गया, उनको ऊपर पुश किया गया, ओके, उनको जो है ऊपर पुश किया गया। एंड बाकी जो लो क्वालिटी वाले कंटेंट थे उनको नीचे किया गया, ओके। एंड एक रूल ही बन गया कि अब से आपको हाई क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करने हैं, नहीं तो आपको ऊपर जाने नहीं देंगे, जो कि पांडा अपडेट कहता है, 2011 में आया था, ओके। अब इस तरीके से काफी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेंगुइन अपडेट, जो कि 2012 जस्ट एक ही साल बाद इसने एक नया अपडेट लाया, जिसे हम लोग कहते हैं पेंगुइन अपडेट, ओके। फोकस्ड ऑन कॉम्बैटिंग स्पैमी लिंक्स एंड लिंक स्कीम्स, ओके। इसने क्या किया, अब देखो वेबसाइट अपनी है,
तो वहां पे वी आर फ्री टू ऐड एनीथिंग। ओके, वहां पे हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी लिंक ऐड करनी है, कुछ इमेज ऐड करना है, कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो वो हमारे हैंड में होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है कि हम अपने वेबसाइट पे क्या ऐड कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ओके, लेकिन अब गूगल में कोई सर्च करे एंड गूगल में दिखे, उसके लिए अपनी वेबसाइट को हमें सही रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि गूगल के लिए तो हमारी बस नहीं चलेगा वहाँ पे। गूगल ने जो अपना रूल बना के रखा हुआ है कि आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे शो होना है, हमारे सर्च इंजन में आपको दिखना है, तो आपको हमारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, वेबसाइट चाहे आपकी हो, लेकिन आपको हम बिजनेस लाकर दे रहे हैं, आपको हम कस्टमर लाकर दे रहे हैं, तो आपको हमारे जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड बाई पेंगुइन। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पैमी लिंक्स जो कि इधर उधर का लिंक लगा देते हैं, कुछ स्पैमी लिंक्स, फ्रॉड लिंक्स जो अपने वेबसाइट पे कभी कोई लगाते हैं। ओके, उन सबको फोकस करके उन सबको पेनलाइज किया गया। ओके, उन सबको पेनल्टी लगाई गई एंड नीचे किया गया। ठीक है, स्पैमी लिंक के बारे में बस इतना समझे ना कि अगर कोई ऐसा लिंक है जहाँ पे क्लिक करके लोग स्पैम कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, तो ऐसा लिंक से जो वेबसाइट पे लगाया गया था उनको हाइड किया गया, उनको नीचे किया गया। ठीक है, जस्ट एक साल बाद फिर से एक अपडेट आएगा ह्यूमिंग बर्ड का। इम्प्रूव सर्च रिजल्ट रेलेवेंस बाय फोकसिंग ऑन मीनिंग बिहाइंड क्वेरी। देखो, पहले क्या होता था कि मैं जब कुछ भी सर्च कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था। ओके, तो पहले गूगल इन सारी चीजों को समझता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है ये, इसका मतलब क्या है, ये नहीं देखता था। वो सिर्फ ये देता था कि आपने जो सर्च किया, जो वर्ड आपने सर्च किया है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उनके इंडेक्स में, उनके सर्वर पे कहाँ कहाँ, डेटाबेस में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो बस वो सर्च करता है। ओके, पहले। लेकिन धीरे धीरे इसने जैसे अपडेट किया, हमिंग बर्ड अपडेट आ गया 2013 में, तो वो अब इनके मीनिंग समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का वो मीनिंग जानता है। ओके, एंड अब उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा रहे होते हैं, आपको वेबसाइट से रेकमेंड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग समझता है वो चीजों को अब। ओके, चलो, फिर 2014 में पेंगुइन अपडेट, पिजन अपडेट आया। इसमें क्या क्या है, इम्प्रूव लोकल सर्च रिजल्ट बाई बेटर अलाइंग देम विथ ट्रेडिशनल वेब रैंकिंग सिग्नल एंड गिविंग मोर एक्यूरेट लोकेशन बेस्ड रिजल्ट। आपने देखा होगा कि आप जब भी गूगल पे जाके ऐसा सर्च करते हैं, जैसे कि पिज्जा शॉप नियर मी, ऐसा जब आप सर्च करते हैं नियर मी, तो आपके आसपास, आपके लोकेशन के आसपास जो होता है, ओके, उसके बेस पे आपको रिजल्ट दिखते हैं। गूगल को कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे अभी हूँ? ओके, तो ये आपके लोकेशन पे, आपके लोकेशन को ये चेक कर रहा है कि आपने कहाँ से सर्च किया है। ओके, मैं पटना से सर्च कर रहा हूँ, इसलिए पटना वाले यहाँ पे सारे के सारे पिज्जा के पिज्जा रेस्टोरेंट आ रहे हैं, कंकर बाग आ रहे हैं यहाँ पे, एंड भी जो भी यहाँ के आसपास वाले, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर नोएडा में रख के सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसके आसपास की चीजें दिखती है। ओके, अगर आप यूपी में सर्च कर रहे हो, ओके, यूपी में किसी पर्टिकुलर सिटी में बैठ के सर्च कर रहे हो, तो आपको उसके आसपास के पिज्जा शॉप देखने को मिलेंगे। सेम ही कीवर्ड ट्राई करो आप, पिज्जा शॉप नियर मी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जो आंसर होंगे वो अलग अलग आएंगे। मेरे साइड कुछ अलग आंसर आएगा, आपके साइड कुछ अलग आंसर आएगा। ओके, तो ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को भी इम्प्रोवाइज किया गया है यहाँ पर। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च करता हूँ, आप भी सेम ही सर्च करो, तो रिजल्ट काफी हद तक सेम रहेंगे। आपको टॉप में अमेजोन दिखेगा, फिर नीचे आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिखेगा, नीचे विकिपीडिया दिख जाएंगे। तो ये सब जो रिजल्ट होते हैं वो सेम होते हैं, सबके लिए सेम होता है, कोई भी सर्च करे तो आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लोकल सर्च जो हो गए, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी पिज्जा शॉप नियर मी, इसे लोकल सर्च कहते हैं। मतलब कि नियर मी मैंने लगा दिया, अब ये समझ रहा है चीजों को कि इसको इसके आसपास की लोकेशन दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो पिजन अपडेट में ये भी चीजें चेंज की गई कि लोकल सर्च को इम्प्रूव किया गया। ओके, एक्यूरेट लोकेशन बेस्ड रिजल्ट आपको दिखता है अब। ठीक है, अगर कोई पर्सन है यहाँ पे सर्च कर रहा है पेट्रोल पंप नियर मी, ओके, पेट्रोल पंप नियर मी, तो ये क्या करेगा गूगल, आपके लोकेशन को चेक करके नियर बाय में जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे, फ्यूल स्टेशन, वो आपको यहाँ पे रेकमेंड करके दिखा रहा होगा। ओके, चलो, तो ये लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग होते हैं, जिसे हम लोग लोकल एसईओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
लोकल एसईओ भी कहते हैं, जो कि हम लोग समझेंगे आगे क्लास में। ठीक है, चलिए अभी हम बैक आते हैं वापस। नेक्स्ट जो अपडेट है मोबाइल गेटन अपडेट, ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि 2015 में आए थे। देखो हर एक साल अभी अपडेट आते रहे हैं। 2015 में एक नया अपडेट आया, दैट इज कॉल्ड मोबाइल गेटन अपडेट। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब साफ है, ऐसे वेबसाइट को टॉप में लाना जो कि मोबाइल फ्रेंडली भी हो। ओके, मोबाइल फ्रेंडली मतलब कि मोबाइल में अच्छे से दिखे, उसकी इमेज अच्छे से दिखे। अब ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप में तो सही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ तो टेक्स्ट काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग दिख रहा है वो। ओके, तो ऐसा नहीं है। मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल में भी अच्छे से देखिए, अच्छे से वर्क करे। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कहते हैं। अब मोबाइल गेटन जो अपडेट है उसमें इन्हीं सारी चीजों को इम्प्रोवाइज किया गया। जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है उन्हें ऊपर लाया गया, जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं उन्हें नीचे लाया गया। इसका एक कारण भी था, क्योंकि देखो जो यूजर होते हैं वो सबसे ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, रेदर देन कि वो डेस्कटॉप यूज करे या फिर टैबलेट यूज करे। काफी कम होंगे परसेंटेज। अगर हम लोग बात करते हैं गूगल पे कुछ भी सर्च करने की, तो हम लोग जहां भी रहते हैं बस मोबाइल निकालते हैं एंड सर्च कर लेते हैं। ओके, लैपटॉप तो हर जगह लोग कैरी नहीं करते हैं, लोग टैबलेट तो हर जगह कैरी नहीं करते, लेकिन मोबाइल कैरी करते हैं। ओके, तो गूगल ने देखा कि हमारे मोस्ट ऑफ द यूजर जो है, 80% यूजर हमारे मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है उन्हें मोबाइल में अच्छी दिखनी चाहिए। ओके, दैट्स वाई ये मोबाइल गेटन अपडेट लाया गया 2015 में। और इसी तरीके से काफी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, रैंक ब्रेन अपडेट, पॉजम अपडेट, फ्रेड अपडेट, मैडिक, बर्ड, कोड अपडेट, जो कि ऑन गोइंग है। देखो अभी हम लोग लास्ट का सीधा डिस्कस करते हैं कोड अपडेट, जो कि 2024 में आए थे। ओके, जो कि अभी तक चल रहा है। इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया गूगल का। ओके, लास्ट अपडेट जो था वो कोर अपडेट ही था, 2024 में आए थे। ओके, रेगुलर ब्रॉड अपडेट दैट ट्विक्स वेरियस फैक्टर एमिंग टू रिवॉर्ड हाई क्वालिटी। यहाँ पे फिर से क्वालिटी की बात की गई कि अगर आप हाई क्वालिटी देते हो कंटेंट के थ्रू, तो आपकी वेबसाइट जो होंगी वो टॉप में आएंगी। ओके, ये कोर अपडेट में बोला गया, जो कि 2024 में आए थे एंड अभी तक ऑन गोइंग है। इसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। ओके, चलिए गूगल के बारे में अगर इतना आपको समझ में आ गया, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। ये गूगल की कहानी थी, अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बार बताया चैट बॉक्स में, तो हम लोग आगे मूव करेंगे अभी। सभी लोग क्लियर हो गए गूगल के बारे में, गूगल के अपडेट के बारे में, गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में? देखो सारी चीजों का भी समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गूगल की क्या क्या एल्गोरिदम्स है, आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, डोंट वरी, इन सबको आपको याद नहीं रखना कि रेलेवेंस ऑफ गूगल के एल्गोरिदम में मैंने क्या आपको पढ़ाया है, इन सबको याद नहीं रखना है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली जब समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। ओके, कौन कौन से अपडेट थे ये ऑटोमेटिक आपको याद होते चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आगे रेलेवेंस है, तो हम लोग आगे समझेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एसईओ। व्हाट इज एसईओ? कल मैंने आपको सर्च इंजन तो बता दिया था, सर्च इंजन क्या होते हैं, लेकिन एसईओ मैंने आपको नहीं बताया था। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, हमने कल ये दो वर्ड को बस समझा था सर्च इंजन के बारे में, लेकिन अब एक नया वर्ड यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन। तो मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग आप लोग बता सकते हो क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो वेबसाइट है उसे छोड़कर हम लोग अपने सर्च इंजन जो है गूगल, उससे ऑप्टिमाइज करना है। जो भी सर्च इंजन होते हैं, जैसे चाहे वो गूगल हो गए, चाहे वो बिंग हो गए, चाहे वो इंडेक्स हो गए, उनको ऑप्टिमाइज करना। राइट, वर्ड से क्लियर है यहाँ पे कि जो सर्च इंजन होते हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। राइट, सही है? नो, देखो सर्च इंजन को आप ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, वो तो बना हुआ है, उनका अलग रूल बना हुआ है, आप उनमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सर्च इंजन है, आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं वो। ओके, हमें अपने वेबसाइट को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो सर्च इंजन में दिख सके।
ओके, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करना है हमें, आप कर भी नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो सर्च इंजन से मैच कर सके। ओके, यस, ऑप्टिमाइजिंग आवर वेबसाइट टू मैच द सर्च इंजन रूल्स। ओके, सर्च इंजन के जो भी रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, ना कि सर्च इंजन में हम लोग चले गूगल में चेंज करने कि भाई मेरे वेबसाइट पे ये रूल, मेरे वेबसाइट पे ये रूल फिट नहीं होता है तो आप अपने रूल को चेंज कर लो। ऐसा तो नहीं करेंगे ना सर्च इंजन, जो गूगल है, जो याहू है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, एंड नहीं करते तो क्या, अगर हम लोग ऐसे सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपकी वेबसाइट चलेगी, बढ़िया चलेगी। बस यही कि अगर कोई गूगल में सर्च करता है, ओके, और कोई याहू में कुछ सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी वहां पर। ओके, आपकी वेबसाइट फिर भी रहेगी। ओके, जैसे कि एक मैं डमी लेता हूँ, एक वेबसाइट है डेमो डॉट इंटर्न करो डॉट इन, ये एक डमी वेबसाइट है। ओके, मैंने इसे सर्च इंडेक्स किया ही नहीं है। ओके, मैंने इसे कभी आज तक सर्च में इंडेक्स नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी वेबसाइट दिख तो रही है मुझे। आप भी ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट ये दिख जाएगी। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करो कोई कीवर्ड इसके लिए है, ओके, कोई कीवर्ड आप सर्च कर लो तो आपको वहां पे वो वेबसाइट नहीं दिखेगी कीवर्ड के अकॉर्डिंग। आप डोमेन नेम एंटर करोगे तो आपको वेबसाइट दिखेगी फिर सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो रैंकिंग वाले पार्ट जो होते हैं वो आपके नहीं मिलेंगे इफ यू डोंट ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। ओके, तो ध्यान रखें, एसईओ का मतलब ये नहीं होता है कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, अपने कंटेंट को चेंज करना। ओके, अपने कंटेंट को बेटर बनाना। हम्म, चलो, एसईओ क्या है? तो एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और कंटेंट टू improve इट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो एसईआरपी मैंने कल बताया था, ओके, ये जो पूरे पेज होते हैं यहाँ पे रैंक करने के लिए, ओके, इस पेज पे आने के लिए आपको अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, एसईओ का गोल क्या है? अब एसईओ का गोल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? एसईओ का गोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन अपने ट्रैफिक को, अपने अनपेड जो कस्टमर होते हैं कस्टमर गेन करना होता है, सिंपल सा, इतना समझे। ट्रैफिक लाना इज द ओनली पर्पज ऑफ एसईओ। ओके, रैंक करना नहीं नहीं करना इससे मतलब नहीं मुझे। अब रैंक कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लोग कस्टमर आएंगे मेरे वेबसाइट पे। ओके, रैंक कर रहा है तभी तो आएगा ना। तो रैंक करना अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज टू कैप्चर आवर कस्टमर, टू कैप्चर ट्रैफिक्स। ओके, एंड ट्रैफिक्स कैसे आएंगे? तो ट्रैफिक सर आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके रैंकिंग से। ओके, चलो, एसईओ के काफी सारे रूल्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग, मैं बताऊंगा एसईओ कौन कौन से रूल है, कौन कौन से रूल को फॉलो करना है हमें, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या चीजें इम्प्रोवाइज करनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल इतना समझे, एसईओ इज द प्रोसेस जिसमें कि हम लोग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल पे रैंक कर सके। वेरी इजी। ओके, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया एसईओ क्या है। एसईओ के अब टाइप्स भी है। एसईओ करने के काफी सारे टाइप्स होते हैं। ओके, अब किसी काम को करने के तो अलग अलग वे हो सकते हैं ना। अगर मुझे सीखना है कुछ, ओके, तो उसका अलग अलग वे हो सकता है। मैं चैट जीपीटी से सीख लूं, मैं यूट्यूब से सीख लूं, मैं किसी मेंटोर से सीख लूं, तो वो अलग अलग वे हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसईओ है, टेक्निक्स ऑफ एसईओ होते हैं। ओके, दो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एक तो टाइप्स ऑफ एसईओ एंड सेकेंड यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ एसईओ। दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है। एक यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एसईओ एंड सेकेंड यहाँ पे टेक्निक्स। टेक्निक्स ऑफ एसईओ, तो दो चीजें हम लोग अभी समझने वाले हैं, टाइप्स एंड टेक्निक्स। दोनों में डिफरेंस भी है। टाइप्स मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है उसे आपने कैटेगराइज कर रखा है। टाइप्स का मतलब क्या होता है? कैटेगराइज करके आपको दिखाना। ओके, टेक्निक्स का होता है उसे करने का तरीका। ठीक है, तो पहले हम लोग टाइप्स को समझते हैं एंड देन
टेक्निक्स को समझेंगे। ओके। अब टाइप्स यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी एसईओ को जो है कैटेगराइज कर दिया है। ओके। एसईओ को मैंने क्या किया, अभी कैटेगराइज कर दिया थ्री पार्ट्स में। अभी मैंने एसईओ को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले क्या है, ऑन पेज एसईओ। क्या है, ऑन पेज एसईओ। सेकंड क्या है, टेक्निकल एसईओ। एंड थर्ड क्या है, ऑफ पेज एसईओ। कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है एसईओ के कितने टाइप्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ये तीन आपका आंसर होगा वहां पे। ठीक है। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ एसईओ तो टेक्निक्स पूछे तो उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ एसईओ की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज, ये माइंड में रख लीजिए। ये कोई भी क्वेश्चन आपसे करेगा, कहीं भी बेसिक से बेसिक अगर आप कोई क्वेश्चन करता है एसईओ के बारे में, तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं। ओके। चाहे कोई आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बताने के लिए। एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं, ये आपसे हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा, तो माइंडेड। सबसे पहले क्या है, ऑन पेज एसईओ। फिर क्या है, टेक्निकल एसईओ। एंड थर्ड वन, ऑफ पेज एसईओ। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में, टेक्निकल एसईओ के बारे में, ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ओके। लेकिन उससे पहले अब चलिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। टेक्निक्स क्या होते हैं। ओके। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये सब तो पार्ट है एसईओ का। मतलब कि एसईओ के ही तीन ब्रांच आप बोल सकते हो, तीनों को आपको फॉलो करना है। ओके। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऑन पेज को छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल करेंगे एंड ऑफ पेज करेंगे। ओके। आपको इन तीनों को फॉलो करना है अगर आपको एसईओ स्ट्रॉन्ग करनी है तो। इस बात का ध्यान रखें, ये एसईओ के टाइप्स है। ओके। तो टाइप्स में आपको तीनों चीजों को फॉलो करना है। ओके। चलिए टेक्निक्स के बारे में समझते हैं। अब टेक्निक्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक काम को करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। अब उन तरीके में से मैं किसी एक को ही फॉलो करूंगा। ओके। अगर एक काम को करने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, तो मैं कोई एक तरीका पकड़ूंगा, एक वे लूंगा एंड उसी के ऊपर मैं वर्क करूंगा। जैसे कि एसईओ, एसईओ करने के भी टेक्निक्स होते हैं। एसईओ, अगर मुझे कुछ सीखना है तो उसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं कि मैं यूट्यूब कर लूं, मैं चैट जीपीटी कर लूं, मैं कोई पेड कोर्स ले लूं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आप एक के साथ करते हो कि नहीं करते हो, या तो आप यूट्यूब के साथ चले जाते हो पूरी तरह से, या तो आप चैट जीपीटी से सीख लो सिर्फ, या तो आप कोई पेड कोर्स ले लेते हैं। ओके। तो ये टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग टेक्निक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन तरह के टेक्निक है एसईओ करने के। सबसे पहले क्या है, व्हाइट हैट एसईओ। क्या है, व्हाइट हैट एसईओ। मे बी आपने कभी नाम सुना होगा इसका। ओके। सेकेंड होते हैं ब्लैक हैट एसईओ। एंड फिर लास्ट में आते हैं ग्रे हैट एसईओ। ओके। तीन चीजें यहाँ पे है, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ये तीनों टेक्निक्स है। अब आप चाहे तो किसी तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, या तो व्हाइट हैट करेंगे, या तो ब्लैक हैट करेंगे, या फिर आप ग्रे हैट करेंगे। ओके। इन तीनों का मतलब मैं भी समझा देता हूँ क्या होते हैं। ओके। इतना याद रखें। चलो मुझे बताओ आप लोग पहले तो, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ टाइप्स ऑफ एस, मुझे लिखकर सेंड करें आप लोग। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप्स ऑफ एसओ लिखकर सेंड करेंगे, कौन कौन से टाइप्स है। फास्ट फास्ट एवरीवन। टाइप्स ऑफ एसओ के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ अभी, टाइप्स ऑफ एसओ लिखकर सेंड करें। कितने टाइप के एसओ है, कौन कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ की बात कर रहा हूँ। यस यस यस, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऑसम। चलो ये तो हो गए। मुझे अभी टेक्निक्स के बारे में बताएं कि कौन कौन से टेक्निक्स है, एसईओ के टेक्निक्स क्या क्या है। अभी लोकल एसईओ को साइड रखते हैं, वो एक अलग पार्ट है। ओके। मेनली थ्री पार्ट्स है। ओके। अभी मुझे टेक्निक्स के बारे में बताया, टेक्निक्स ऑफ एसईओ। टेक्निक्स ऑफ एसईओ यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, आप लोग बताइए कौन कौन से टेक्निक्स है। यस, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। यस। फिर कोई ऑन पेज ऑफ पेज लिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एसईओ टेक्निक्स। ओके। इस बार मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ।
हम्म, परफेक्ट। चलिए, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसईओ में ऑन पेज की बात की गई, टेक्निकल की बात की गई एंड ऑफ पेज की बात की गई। तो तीनों का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ऑन पेज का मतलब क्या होता है, ऑफ पेज का मतलब क्या होता है, एंड टेक्निकल का मतलब क्या होता है। तो देखो, ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू द ऑप्टिमाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल वेब पेज टू improve their ranking on search engine and attract more relevant traffic। क्या बोला इसने, समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं। देखो, ऑन पेज का मतलब क्या होता है ना, कि आपको अपने वेबसाइट पे हर एक पेज को ऑप्टिमाइज करना, हर एक पेज के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो गूगल में इजिली इंडेक्स हो सके। ओके, इजिली वो ट्रैफिक ला सके, ओके, रैंक होकर। इट contains on both the content and the HTML source code of the page। ओके, इसमें जो मेनली आपका फोकस होता है वो क्या होता है, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, कि आपने किस तरह से कंटेंट लिख के रखा है। ओके, जैसे कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं जेमेट की वेबसाइट ओपन करता हूँ फिर से। ओके, हियर यू विल सी, एक अबाउट अस का पेज लेते हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक अबाउट अस का पेज ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसके कंटेंट को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, हर एक चीजों को जो मैंने लिख के रखा है, जो मैंने इमेज लगाया है, जो टेक्स्ट लिखा है, जो बटन लगाया है, उन सबको इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करना ताकि वो गूगल में इजिली रैंक करे। ओके, तो किसी अगर पेज को, इंडिविजुअल पेज की बात करते हैं ना, अगर हम लोग अबाउट अस की पेज की बात करें तो हम मैं लॉग इन करूंगा वेबसाइट पे, यहाँ पे अगर कुछ कंटेंट को चेंज करना है तो उस कंटेंट को मैं चेंज करूंगा। ओके, ताकि वो गूगल के रूल्स को मैच कर सके। ओके, तो उससे हम लोग ऑन पेज ऐसे कहते हैं कि अपने ही कंटेंट को चेंज करना, ऑप्टिमाइज करना। ओके, एंड एक बात का ध्यान रखें, जब ऑन पेज ऐसे कर रहे होते तो आपको अपने वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ता है। मैं लिख देता हूँ। ओके, लॉग इन टू योर वेबसाइट। ओके, आपको अपने वेबसाइट में लॉगिन करनी पड़ती है वाइल डूइंग ऑन पेज एसईओ। बिना वेबसाइट में लॉगिन किए आप ऑन पेज एसईओ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऑन पेज एसईओ के बारे में अभी हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि आपको अपने पेजेस को, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इंटरनली। ओके, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ऑन पेज। सीधा सीधा आप लिख दो यहाँ पे, ऑन पेज का मतलब होता है ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट। ओके, ऑप्टिमाइजिंग आवर कंटेंट, ठीक है, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। चलिए, इतना ही बस समझिए। टेक्निकल का मतलब क्या होता है, टेक्निकल ऐसा का मतलब होता है कि अपने वेबसाइट की जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीज जैसे जैसे कि वेबसाइट की स्पीड हो गई। ओके, साइट इज फास्ट, वेबसाइट पे सिक्योरिटी हो गया, जैसे कि SSL के बारे में सबने सुना होगा। ओके, SSL एक्टिवेट रहना चाहिए, वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी फॉर सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड। ओके, वो इजिली एक्सेस कर पाए साइट मैप वगैरह। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल चीजें आपको देखनी पड़ती है वेबसाइट की, टेक्निकल थिंग्स आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल ऐसे में टेक्निकल चीजें में मैंने बताया कि वेबसाइट की स्पीड आ जाती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस आते हैं। ओके, एसएसएल आ जाते हैं, सिक्योरिटी, ये सब आते हैं। ओके, टेक्निकल वाले में। चलो, ऑफ पेज में क्या होता है कि आपको लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है। मैंने अभी आपको शॉप की एग्जांपल दिया था ना, कि अगर 10 लोग मिलकर आपकी शॉप को रेफर कर रहे हैं तो आपके शॉप जनरली अच्छे होंगे। ओके, तो वही आपको अब लिंक बनाने पड़ते हैं, लिंक बिल्डिंग आपको करने पड़ते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने लिंक को पेस्ट करना पड़ता है। ओके, कि मैं किसी वेबसाइट पे गया, ओके, वहां पे पेस्ट कर दिया। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे जिनमेट की वेबसाइट है, अबाउट अस का पेज बना हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपकी वेबसाइट को लिंक कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टॉक टू करियर एक्सपर्ट है। ओके, टॉक टू करियर एक्सपर्ट। अब कोई पर्सन यहाँ पे क्लिक करता है एंड इसके बैक में मैंने आपकी वेबसाइट का किसी भी एक पर्सन का लिंक दे रखा है वेबसाइट का। अब समझो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे चला जाए वो, तो मेरा जो ट्रैफिक है वो आपके ट्रैफिक बन गया अब। ओके, तो इससे हम लोग लिंक बिल्डिंग कहते हैं। आपको मैंने एक बैकलिंक दे दिया, मैंने क्या किया, आपको एक बैकलिंक दे दिया है। ओके, तो इससे हम लोग ऑफ पेज में काउंट करेंगे। एंड ध्यान रखिए, ऑन पेज एंड टेक्निकल करते समय आपको लॉगिन करना पड़ता है आपके वेबसाइट में। ओके, लॉग इन टू योर वेबसाइट।
ओके। बट ऑफ पेज करने के लिए आपको लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉट नीड टू लॉगिन। ओके, यहाँ पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑफ पेज करने के लिए। इतना ध्यान रखें। ओके, बाकी चीजें बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एसईओ कितने हैं? थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ है। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स भी तीन है, जो कि व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ओके, अब इनके बारे में हम लोग कल समझेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना ही अभी याद रखें, गूगल के बारे में जो मैंने बताया एंड टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, टेक्निक्स जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, किन किन तरीके से एसईओ हो सकते हैं, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। ओके, चलिए, यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बता दे फास्ट। अगर यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया है तो राइट इन द चैट बॉक्स। आर यू ऑल क्लियर? सभी लोग को समझ में आ गया? यस। तो बस आपको इन्हीं सारी चीजों को भी रिवाइज करना है। ओके, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन ये एंड ऑफ द क्लास। ओके, जब हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको पीडीएफ मिलेगी। ओके, अभी से पीडीएफ पीडीएफ मत करिए। ओके, आप खुद से भी नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए। सो ये रही हमारी क्लास, ये डे टू की। ओके, बाकी चीजों को हम लोग आगे समझ रहे होंगे, टेक्निकल चीजों को। ओके, एंड प्रैक्टिकली हम लोग सारी चीजों को समझेंगे अब। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग अब ऑन पेज को, कीवर्ड रिसर्च, इन सब को स्टार्ट करने वाले हैं। सो बी रेडी। ओके, चलिए। सो अपने सेशन में यहीं पे स्टॉप करेंगे। सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।